डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉपिक 5 को पढ़ेंगे जो है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के बारे में हमने पहले ही बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इससे सवाल दो तरह से आ सकते हैं, एक एस क्यू में भी, एक एल क्यू में भी। ठीक है, एस क्यू में आपको सवाल ऐसे आते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं, एक प्रयोग द्वारा प्रूफ करके दिखाएं। और दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों। अभी देखते हैं पॉइंट क्या है ओम के बारे में। छोटा सा पॉइंट ये जान लें आप कि 1826 ईस्वी में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है। ठीक है, वो एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं और उन्होंने कंसेप्ट दिया, और कंसेप्ट के तौर पर उसने भी और आई, भी दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग पी डी में भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और करंट के बीच एक रिलेशन बताया है, प्रोपोर्शनल रिलेशन। देखते हैं पॉइंट क्या है। इन 1826 1826 ईस्वी में जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन के भौतिक विज्ञान शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम गिव्स अ रिलेशनशिप, एक संबंध बताया, एक रिश्ता दिया है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट, आपको पता है कि करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी से या पीडी से। तो उसने पीडी और आई या भी और आई के बीच एक रिलेशनशिप बताया है, गिव्स अ रिलेशनशिप, एक संबंध दिया है। ठीक है, व्हिच इज नॉन एज ओम्स लॉ, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। भी और आई के बीच एक संबंध बताया, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे बात यह आती है कि वो नियम है क्या। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, जो हम आगे बताए भी हैं आपको कि क्या क्या चीज नियत होना चाहिए। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, रेसिस्टेंस, इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इसको आपको ना एकदम कांस्टेंट कर देना है। ठीक है, सारे फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट करना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत तापमान पर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी चालक से, किसी भी कंडक्टर से जो करंट बह रहा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड, उसके अंत तक में पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी चालक तार से जो करंट बह रहा होगा, ठीक है, वो शुरुआत से लेकर अंत तक में पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखिए, या आप इसको भी से डिनोट करिए। ठीक है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू भी या भी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये संबंध उन्होंने दिया है। भी इज प्रोपोर्शनल टू आई या आई इज प्रोपोर्शनल टू भी। अब आपको पता है कोई भी प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं हम तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हम फिर से इसको समझा देते हैं एक बार। भी इज प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या लिखा है, आई, और प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटता है तो इक्वल टू आता है, और इक्वल टू अपने साथ में एक कांस्टेंट को लाता है। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, के हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, आर हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आई के साथ आर कांस्टेंट लिया है, एक फॉर्मूला आ गया, डेरिव्ड हो गया ना, भी इक्वल टू आई आर, भी इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला आ गया। अब देखें, जब भी इक्वल टू आई आर आपको जानकारी में है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा गणितीय सूत्र से, भी बटे आर, आई इक्वल टू भी बाय आर, यानी आप कह सकते हैं करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। अब देखें, इसलिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाय आई। पता है, इसको हम लोग ना एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। गोला बना लिया हमने एक, ठीक है, यहाँ लिखा भी, यहाँ लिखा आई, और यहाँ लिखा। अब अगर कोई पूछता है आपको भी इक्वल टू आई इंटू आर, सामने सामने है ना, भी इक्वल टू आई इंटू आर। अगर पूछता आई इक्वल टू, तो भी ऊपर है आर नीचे है, तो भी बाय आर। कोई पूछता आर इक्वल टू, तो भी बाय आई। आपको तीनों से सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम खुद करवाएंगे न्यूमेरिकल्स आपको। इसके पहले के भी आपके टॉपिक जो है उसमें भी न्यूमेरिकल हमने करवा लिया है। तो अभी भी और आई और आर के बीच एक संबंध आया, भी इज प्रोपोर्शनल टू आई,
प्रोपोर्शनल गया इक्वल टू आया, इक्वल टू साथ में कांस्टेंट लाया, कांस्टेंट है आर, तो बी इक्वल टू आई आर। क्लियर है? ये जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए ओम का नियम क्या है, तो आप यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। आपको 2 मार्क्स के अगर शॉर्ट क्वेश्चन है या 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके कोई नंबर कटने वाले बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है कि इसके प्रूफ कैसे करें, लॉन्ग में कैसे बनाएंगे, है ना। तो आपको डिफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और बाद में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाना है। टू प्रूव ओम्स लॉ हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक छोटा सा एक ग्राफिकल इंडक्शन करेंगे, कुछ सर्किट को जोड़ेंगे। अब रही बात सर्किट को जोड़ने की, सर्किट किस प्रकार से है देखें। विथ टेक अ बैटरी, हम लोग एक बैटरी लेंगे, यहाँ जोड़ा हमने बैटरी को, और स्विच, यहाँ एस से स्विच है, बी से बैटरी है, ठीक है। अमीटर, हियर अमीटर एंड वोल्ट मीटर, रियोस्टेट आर एच, इसको आर एच से लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल एच, रियोस्टेट एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। ये जो जोड़ा है हमने, इसको आप आर भी लिख सकते हैं, एक कनेक्टिंग वायर को आर, जो हमने यहाँ आर बताया है, ठीक है, इसको आर भी लिख सकते हैं, कनेक्टिंग वायर्स। और ये भी आपके कनेक्टिंग वायर्स हुए, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। यूजिंग ऑल दिस वी मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर। इन सब को यूज करके हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। आप जानते हैं सर्किट क्या होता है, इन छोटे छोटे एप्लियंसेस को जोड़ करके जब आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करते हैं, ठीक है, डायग्राम तैयार करते हैं, वैसा एक ड्रॉ आपको बनाना है। हमने बैटरी से जोड़ा अमीटर को, रेजिस्टेंस को, वोल्ट मीटर को, रियोस्टेट को, स्विच को, सबको जोड़कर एक सर्किट तैयार करिए। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है इसमें? बैटरी लिया, स्विच लिया, अमीटर लिया, वोल्ट मीटर लिया, रियोस्टेट लिया और कनेक्टिंग वायर्स लिया और जोड़ करके एक सर्किट तैयार कर लिया। अब देखें क्या बात आती है। पहले हम थोड़ा सा करंट देंगे। आपको पता है करंट को मेजर करने वाली मशीन कौन सी है? अमीटर है। अमीटर हमेशा किस में जुड़ता है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली मशीन कौन सी है? तो वोल्ट मीटर है, ठीक है। और ये हमेशा किस में जुड़ता है? पैरेलल में। हमने जोड़ लिया है, डायग्राम तैयार है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर बात आती है क्या, अब क्या करना है? थोड़ा सा करंट देना है। एक अमीटर थोड़ा सा करंट मेजर करेगा, उसके कंपैरिजन में हम वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे। आपको ए और बी का तुलना करना है, तुलना कर लिए हम लोग, ठीक है, उसको लिख लिए। फिर थोड़ा सा करंट और बढ़ा दिए, फिर तुलना की, उसका डेटा लिख लिया। फिर करंट बढ़ा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, रिजल्ट लिख रहे हैं। तुलना करने वक्त ध्यान देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ऊपर और करंट का वैल्यू नीचे, क्योंकि आपने पढ़ा है आर इक्वल टू वी बाय आई। तो आपको क्या करना है, मान लें अगर शुरुआत में हमने इलेक्ट्रिक करंट का मान लिया है 0.25 एम्पियर, ठीक है, तो वोल्टमीटर कुछ और होगा, रिजल्ट से निकाल लेंगे हम लोग इससे, क्योंकि आर तो आपका कांस्टेंट है, इससे भी फाउंड कर लेंगे। फिर ए का मान और थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर नया भी आएगा, ए का मान और बढ़ाएंगे, नया भी आएगा, ए का मान और बढ़ाएंगे, नया भी आएगा। इस तरह से हम लोग चार्ट तैयार करेंगे, आपको आगे एग्जाम्पल्स में आएंगे वो चार्ट। उन चार्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा चार्ट जब तैयार हो गया, एक ड्रॉ खींचना है। वो समझते हैं पॉइंट को। ऑन प्रेसिंग द स्विच, स्विच को चालू करते ही, दबाते ही, अ करंट स्टार्ट्स फ्लो इन द होल सर्किट। पूरा का पूरा सर्किट से करंट बहना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अगर स्विच ऑफ रहे तो करंट नहीं जाता है, स्विच ऑन करते ही करंट जाना शुरू हो जाता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए, इंक्लूडिंग द कंडक्टर आर। और सिर्फ ये वायर से नहीं जाएगा, ये जो कंडक्टर आर हमने कहा है इससे भी गुजरेगा। स्विच को चालू करते ही करंट बहेगा और हर एक से होते हुए आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सारा अमीटर वगैरह को हमने जोड़कर सर्किट तैयार किया, करंट चालू की, स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया करंट बहना शुरू हो गया, पूरा संभल कर झटका लगने का चांस है आगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज्ड स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा थोड़ा करके करंट को बढ़ाएंगे। एंड मेजर द रेशियो ऑफ वी बाय आई। अब भी निकाल करके वी बाय आई से उसका कंपेयर करके रेशियो लिखते जाना है। करंट बढ़ाएंगे, वी का मान बढ़ेगा, ठीक है। करंट बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए, करंट बढ़ाएंगे, वी का मान बढ़ेगा, मेजर करके लिखते जाएंगे। A graph is drawn between the potential difference reading and electric current reading. Potential difference जिसको हमने भी कहा है, ठीक है, भी कहा है, उसका रीडिंग का, और इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई कहा है उसके रीडिंग का ग्राफ बनेगा। इधर पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर इलेक्ट्रिक करंट है, इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है।
thus we conclude that current is directly proportional to the potential difference। और इससे एक रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट निकलता है, क्या कंक्लूजन आता है कि करंट प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। आपने 9th ठीक से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम होगी। 9th को ध्यान करें, आपने 9th में सीखा था कि जब भी कोई ग्राफ बिल्कुल इस प्रकार से जाता है तो वो दोनों कांस्टेंट जो है आपके उसके प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ऐसा ग्राफ है तो हम इसको बोलेंगे एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, प्रोपोर्शनल को दिखाता है ये ग्राफ। तो आप यहाँ पर क्या जानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आपका ग्राफ तैयार हुआ। बस आपको इतना ही करना है एग्जाम में। ठीक है, डिफिनेशन देना है, फॉर्मूला देना है, सारे चीज़ को अरेंज करना है और लिख देना है कि अगर ग्राफ खींचते हैं और वो सीधा स्ट्रेट लाइन में आता है तो हम लोग कहेंगे दोनों क्या आपस में प्रोपोर्शनल है। कुछ नोट है, आप नोट ध्यान रखिए। ये नोट आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ओम जी ने इतना काम किया है, इसके सम्मान में कुछ तो करना चाहिए। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट बना दिया किसको, ओम को। और बिल्कुल याद रहे आपको, ओम का सिंबल इस तरह से जो हम ओम लिखते हैं ये नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। ये वाला ओम है तो सही, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है और ये सही है। फिर देखें, I इज प्रोपोर्शनल टू B, अदरवाइज B इज प्रोपोर्शनल टू I, आपने पढ़ा। और जब भी कोई दो राशि प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनल होने में अगर एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा, एक का मान घटता है तो दूसरे का मान भी घटेगा। यहाँ एरो मार्क से समझे। ठीक है, इफ I इंक्रीज देन V इंक्रीज, और इफ I डिक्रीज देन V डिक्रीज। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। ठीक है, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एक बट्टे में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखें, यदि I का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा। यहाँ उल्टा है, देखिए एक बट्टे में ना है। ठीक है, अब आप हमें बताएं, एक बड़ा है, ठीक है, या 1/2 बड़ा है। यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है। ठीक है, अब बताएं 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखने में ये बड़ा लग रहा है जरूर, लेकिन ये क्या है, छोटा है। और ये क्या है, बड़ा है। क्यों, एक का आधा यानी 0.50 और 1/4 यानी 0.25। अब बताएं आप ही, ये दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। ठीक है, तो याद रहे, I का मान अगर बढ़ेगा तो R का मान भी बढ़ना चाहिए। अब लेकिन अगर R का मान बढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पूरा घट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, I अगर बढ़ेगा तो R घटेगा, और I अगर घटेगा तो R बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उल्टा चलता है एक दूसरे का, जबकि प्रोपोर्शनल में एक ही साथ चलता है। ठीक है, और दो बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है आपको ध्यान रखने हैं। ओम्स लॉ वर्क, ओम का नियम तब ही काम करता है जब व्हेन रेसिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट। इतना ही नहीं, और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो। ठीक है, रेसिस्टेंस है, टेम्परेचर, ये सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ पे आपने पहले ही पढ़ा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट ना हो तो ये नियम खत्म। अब देखें 5वां पॉइंट क्या है, ओम्स लॉ इज वैलिड, यह तभी सच माना जाएगा, यह सच होता है, यह सही होता है कब, फॉर मेटेलिक कंडक्टर, अगर कंडक्टर मेटल का है। दैट मीन्स अगर वो सॉलिड है अगर, ठीक है, सॉलिड है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तभी वो सच माना जाएगा। इसको ओम्स कंडक्टर भी कहते हैं। बट नॉट फॉर लिक्विड, या लिक्विड पर सच नहीं है, चाहे वो कंडक्ट करे ही इलेक्ट्रिसिटी तब भी ये लिक्विड पे सच नहीं है। गैस पर सच नहीं माना जाएगा, और ना ही सेमी कंडक्टर पर। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ओम का नियम रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, आई का मान बढ़ने से भी का मान बढ़ता है, आई के मान घटने से भी का मान घटता है। आई के मान बढ़ने से आर का मान घटता है, जबकि आई का मान घटने से आर का मान बढ़ता है। ओम का नियम तभी काम करता है जब रेसिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ओम का नियम सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर पर काम करता है, लिक्विड, गैस या सेमीकंडक्टर पर बिल्कुल नहीं। और एक बहुत बहुत जरूरी आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। क्या, अगर आई का मान को दोगुना कर दिया जाए, यानी इलेक्ट्रिक करंट को अगर दोगुना कर दिया जाए तो भी का मान क्या होगा,
ये भी 2 गुना हो जाएगा। i का मान 2 गुना कर दिया जाए तो v का मान क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। फिर अगर ऐसे पूछे i का मान को अगर 2 गुना कर दिया जाए, सॉरी ठीक है, i का मान को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो r का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये तुम ध्यान रखना, क्योंकि ये उल्टा होता है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, ये 2 हुआ तो ये भी 2 हुआ, लेकिन अगर ये 2 होगा तो ये क्या होगा, 1/2 ना, 1/2 मतलब आधा, इतना तो पता है। तो बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान रखना है। थैंक यू।